हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 10वीं के नवनीत की जो स्वाध्याय की प्रश्न पत्र कृति पत्रिका के जो बुक है उसमें हम पहले जो है अलजेब्रा का एक बार देख चुके हैं एक क्वेश्चन पेपर। आज हम लोग जो है साइंस 2 का पहला क्वेश्चन पेपर कृति पत्रिका देखेंगे। यहाँ पे देखो साइंस 2 विज्ञान और प्रौद्योगिकी भाग 2 कृति पत्रिका 1 5 क्वेश्चन पेपर है ना, ये पहला हम लोग देख रहे हैं। यहाँ पे सूचना कोई भी सब्जेक्ट होने दो, सूचना ज़रूर पढ़ना। वहाँ पे देखो सभी क्वेश्चन अनिवार्य, सभी क्वेश्चन मतलब जैसे क्वेश्चन नंबर 1 2 3 ये सब क्वेश्चन अनिवार्य। उसमें उप प्रश्न होते हैं तो उप प्रश्न में जैसा चॉइस दिया है वैसे लिखना, और फिर जहाँ आवश्यक है वहाँ पे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से नामांकित आकृति बनाना। और देखो क्या बोला है, प्रत्येक नए प्रश्न की शुरुआत नए पेज से करना। नया क्वेश्चन आया तो नए पेज से शुरू करना है। और फिर उसके बाद क्या दिया है, दाईं ओर प्रश्न के पूर्णांक दर्शाए गए हैं। जो राइट हैंड साइड में मार्क्स रहता है ना, वो जो है उस क्वेश्चन का कितना मार्क्स है, पूर्णांक है, वो दर्शाते हैं। प्रत्येक बहुपर्यायी प्रश्न के लिए प्रश्न क्रमांक 1A यानी प्रथम प्रयत्न में लिखे गए उत्तर का ही मूल्यांकन किया जाएगा। मतलब बहुपर्यायी प्रश्न में जो तुमने फर्स्ट ऑप्शन लिखा है वही उस पर ही मूल्यांकन किया जाएगा, राइट हो या रॉन्ग हो। आगे अगर कट करके लिखते हो तो उस पर मूल्यांकन नहीं होगा। और क्या बोला है, प्रत्येक बहुपर्यायी प्रश्न के उत्तर केवल पर्याय क्रमांक लिखना है। मतलब तुम्हें आंसर्स नहीं लिखने हैं, केवल उसका पर्याय क्रमांक। हम लोग अलजेब्रा में भी ये चीज़ देखे थे ना, जैसे जो भी ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर डालना और उसमें जो ऑप्शन है वो डालना। तब यहाँ पे देखो हमारा पहला क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ए जो है वो हमें क्या दिया है, उचित पर्याय लेकर हमें जो है यहाँ पर जो है उप प्रश्न के लिए मतलब पर्याय क्रमांक लिखना है। देखो क्वेश्चन में ही दिया है पर्याय क्रमांक लिखना है, तो यानी कि क्या करना है हमें यहाँ पर। तो हम लोग देखो क्वेश्चन क्या दिया है, ऑप्शंस दिए हुए हैं ना, तो ऑप्शन में से केवल जो ABCD जो भी राइट आंसर है वो लिखेंगे। तभी देखो यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या दिया, अचानक घटित होने वाले परिवर्तन के कारण यहाँ पे दिया ह्यूगो द ब्रिज के डैश सिद्धांत के कारण का पता चला। कौन सा कारण था, उत्परिवर्तन। तो आंसर कैसे लिखोगे, 1 का ड, इस तरह से बस इतना ही लिखना है। ये उत्परिवर्तन ये सब नहीं लिखना है, बस केवल ऐसे आंसर लिखना, क्वेश्चन नंबर डालना यहाँ पर और आंसर लिखना ड, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या था यहाँ पर, तो इसका ड है, अत्यधिक मात्रा में कार्बोहाइड्रेट का सेवन करने पर कार्बोहाइड्रेट शरीर में यकृत तथा मांसपेशियों में डैश के स्वरूप में इकट्ठा होता है। किसके स्वरूप में, ग्लाइकोजेन। किसके स्वरूप में होता है, ग्लाइकोजेन। तो आंसर कैसे आएगा, 2 का क, बस केवल इतना ही लिखना और कुछ नहीं लिखना है। ग्लाइकोजन ये सब शब्द भी लिखने की जरूरत नहीं है। फिर उसके बाद तीसरा क्या बोला है, प्राणी जगत प्राणियों में दूसरा सबसे बड़ा संघ डैश है। सबसे बड़ा संघ कौन सा है, मृदु कवचधारी प्राणी संघ। ऐसे अंडरलाइन भी नहीं करना ऑप्शन में, या ऐसे टिक भी नहीं करना। तुम्हें क्या करना है, क्वेश्चन नंबर डालना है। क्वेश्चन नंबर क्या है, ये 3 है, तीसरे का है ना, वो भी कैसे दिया है सेम वैसे ही लिखना। और उसका कौन सा आंसर है, मृदु कवचधारी। तो मृदु कवचधारी प्राणी संघ नहीं लिखना है, सिर्फ जो ऑप्शन है ना सिर्फ वही लिखना है बस, और कुछ नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो, डैश को भविष्य का ईंधन माना जाता है। भविष्य का ईंधन किसको माना जाता है, हाइड्रोजन गैस ना। तो ऐसे अंडरलाइन नहीं करना, तुम लोग कैसे आंसर लिखना, यहाँ पे नंबर 4 डालना और इस तरह से। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या बोला है, जनुकीय पारेषित आलू खाने से डैश के जीवाणुओं से होने वाले रोगों से लड़ने की प्रतिकारक क्षमता बढ़ती है। ये जनुकीय जो है ये खाने से, आलू खाने से किसका, कॉलरा का ना। तो आंसर क्या आएगा, 5 का ब, ठीक है, 5 का ब, इस तरह से आंसर लिखना है। ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1A का है, ठीक है। अभी देखो 1A जहाँ कंप्लीट हुआ उसी के नीचे ही 1B स्टार्ट कर सकते हो। अभी हमारा क्वेश्चन नंबर 1B है ना, इसमें भी बोला निम्नलिखित प्रश्न हल करो। और यहाँ पे देखो ये मार्क्स लिखा हुआ है, ये राइट हैंड साइड में यानी इसके मार्क्स हैं ये। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या दिया है, असंगत पद पहचानो, मानव हाथ, तिलचट्टा का पंख, बैल का पैर, वेल का अग्रपाद। क्या है, तिलचट्टा का पंख है ना। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 1B 1A जहाँ कंप्लीट होता है, अगर वहाँ जगह तो वहीं से 1B स्टार्ट कर सकते हो, और नहीं तो फिर आगे के पेज। क्या है आंसर, तिलचट्टा का पंख। क्यों, क्योंकि अन्य सभी शरीर रचना विज्ञान के प्रमाण हैं। ये जो है तिलचट्टा का पंख तो तुम्हारे ये प्राणियों का वर्गीकरण में, और ये जो है पहले पार्ट का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला है यहाँ पे, सहसंबंध पहचानो। सहसंबंध पहचानो,
तो यहाँ पर देखो हमको क्या दिया है सहसंबंध, केंद्रक का विभाजन, प्रकल विभाजन, कोशिकीय द्रव का विभाजन, तो क्या आएगा परिकल विभाजन। तो आंसर कैसे लिखोगे यहाँ पे, केंद्र का विभाजन, प्रकल विभाजन, ये डबल ये, कोशिका द्रव का विभाजन, परिकल विभाजन, अंडरलाइन करके परिकल विभाजन। नेक्स्ट देखते, ये अभी हमारा फर्स्ट का ब चल रहा है ना। क्या बोला है, केवल नाम लिखो किसका, स्त्री प्रजनन संस्थान के अंडाशय से स्रवित होने वाले संप्रेरक। कौन सा संप्रेरक स्रवित होता है, ईस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, ये जो है इसका आंसर होगा। बस केवल इतना ही आंसर लिखना है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, लिखो कि निम्नलिखित कथन सत्य है अथवा असत्य है। तो क्या है, रिफामाइसिन क्षय रोग के लिए एक प्रभावशाली प्रतिजैविक है। तो ये आंसर क्या है, सत्य। आंसर आएगा सत्य। ठीक है, सत्य कथन है ना। फिर उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, समूह अ से संबंधित दो पर्याय का चयन समूह ब से करो। यहाँ पे जो है इसमें से पर्याय का चयन करना है ना। तो हमें देखो क्या बोला है, सलाम मुंबई फाउंडेशन। तो सलाम मुंबई फाउंडेशन जो है वो क्या क्या करती है यहाँ पर, उसमें हम लोगों ने देखा है ना। कौन सा लेसन हमारा जो है ये लास्ट लेसन में है ना, सब हास्य सामाजिक स्वास्थ्य, उसमें दिया हुआ है इसके बारे में। तो यहाँ पर क्या क्या वहाँ पर जो है सलाम मुंबई फाउंडेशन जो है वो एक तो क्या करती है, यहाँ पर जो है तंबाकू सेवन से मुक्ति, तंबाकू सेवन से मुक्ति होता है। फिर इसके अलावा वहाँ पर और क्या कर रही है, यहाँ पर तंबाकू सेवन से मुक्ति किया जाता है। तो ये वाला आंसर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आंसर कौन सा आएगा, तंबाकू सेवन की मुक्ति। तो आंसर कैसे लिखोगे, यहाँ पे देखो तुम लोग आंसर कैसे लिखोगे, समूह अ, फिर आंसर यानी उत्तर, और फिर यहाँ लिखोगे समूह ब। तो समूह अ और ब में जो क्वेश्चन में लिखा है वो सब लिखना, और वो लिखने के बाद फिर यहाँ पे आंसर लिखना। ठीक है, तो आंसर में क्या आया, यहाँ पर जो है तंबाकू सेवन से मुक्ति। ठीक है, ये तुम्हारे जो है देखा जाए तो तुम्हारे टेक्स्ट बुक में दिया है, पेज नंबर 107 पे आंसर दिया हुआ है, उसमें से देखोगे तो मिल जाएगा। ठीक है, चलो फिर उसके बाद जो है अगला क्वेश्चन क्या दिया है, वैज्ञानिक कारण लिखो, है ना। लेकिन ध्यान देना क्या बोला क्वेश्चन में, कोई भी दो वैज्ञानिक कारण लिखना है। टोटल कितने पूछे जाएंगे वैज्ञानिक कारण। तुम लोगों को कृति पत्रिका का जो नया प्रारूप है वो जो है डिटेल एनालिसिस का वीडियो जो है साइंस 2 का, उसमें दिया हुआ है 3 वैज्ञानिक कारण होंगे, जिसमें से 2 लिखने हैं, 4 मार्क्स यानी 2-2 मार्क्स का एक वैज्ञानिक कारण। पहला क्वेश्चन है, भारत के पश्चिमी घाटों में घने जंगलों का समूह पाया जाता है। तो क्या होगा, भारत के देखो पश्चिमी घाट में जो है घने जंगलों का समूह पाया जाता है। एक तो क्या है, पश्चिमी घाट के क्षेत्र में कई देवराई के वन हैं, हम लोग यहाँ पे जो है देखें ना देवराई वनों के बारे में। फिर वन को जो है रखकर वनों की जो है रखवाली सरकार वन विभाग नहीं करता, बल्कि स्थानीय लोग, देवराई वन यही है ना, स्थानीय लोग वनों के संवर्धन का संरक्षण कर में लगे रहते हैं। वन जो ईश्वर के नाम पर आरक्षित किए जाते हैं, तो इनकी देखभाल भी अच्छी तरह से हो जाती है, और लोगों की आस्था के कारण वनों का संवर्धन अभ्यारण्य के समान ही हो जाता है, किया जाता है। इसलिए देवराई महाराष्ट्र के पश्चिमी घाटों में अधिकतर पाई जाती है। इस कारण पश्चिमी घाटों में घने जंगलों का समूह पाया जाता है, क्योंकि यहाँ पे महाराष्ट्र में क्या है, पश्चिमी घाट इस तरफ जो है अधिकतर जो है पश्चिमी घाटों में देवराई वन होने के कारण, और ये ईश्वर के नाम से आरक्षित होने के कारण लोग जो इसको नुकसान नहीं पहुँचाते, अच्छे से संरक्षण करते, देखभाल करते, इसके लिए यहाँ पर इनकी संख्या अधिक है। फिर क्या है, सूक्ष्म जैविक प्रकीर्णव पर्यावरण स्नेही यानी पर्यावरण स्नेही हितैषी होते हैं, ये कारण तो पूछा है। तो देखो यहाँ पे क्या बोला है, रासायनिक उत्प्रेरक के स्थान पर सूक्ष्म जैविक प्रकीर्णवों का उपयोग करने से निम्नलिखित लाभ होते हैं। एक तो क्या आता है, सूक्ष्म जैविक प्रकीर्णव कम तापमान, कम पीएच, कम दाब पर क्रियाशील रहते हैं और कार्य करते हैं, और प्रकीर्णों के इस गुणधर्म के कारण ऊर्जा की बचत होती है, और महंगे क्षरण रोधी उपकरण की जो है आवश्यकता नहीं होती है। इसके अलावा क्या होता है, सूक्ष्म जैविक प्रकीर्णों का उपयोग करके अभिक्रिया की में अनावश्यक उत्पाद नहीं बनते, और रासायनिक अभिक्रिया भी होता है, तो उत्पादों के शुद्धिकरण में भी खर्च कम होता है। ठीक है, क्योंकि अनावश्यक उत्पाद नहीं बनते हैं, और सूक्ष्म जैविक प्रकीर्णों की अभिक्रिया में
अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन और अपघटन टाला जाता है और प्रकीर्णों का पुनर्उपयोग भी किया जा सकता है। इसलिए सूक्ष्म जैविक प्रकीर्ण पर्यावरण स्नेही हितैषी होते हैं। फिर क्या पूछा है, मानव शरीर के आंतरिक अंग अत्यंत बहुमूल्य होते हैं। मानव शरीर के जो आंतरिक अंग हैं ना बहुत ही बहुमूल्य हैं। कैसे? एक तो देखो मानव शरीर में विभिन्न प्रकार के अंगों के अनुसार मानव शरीर कार्य करता है। कुछ महत्वपूर्ण अंग है, मस्तिष्क है, वृक्क है ना, फेफड़ा है, वृक्क यानी किडनी, ठीक है, फेफड़ा यानी लंग्स, हृदय यानी हार्ट, यकृत यानी लीवर इत्यादि मानव जीवन के लिए अति आवश्यक हैं। इन अंगों के अकार्यक्षम होने पर मानव जीवित नहीं रह सकता। और इसी प्रकार नेत्र जैसी ज्ञानेंद्रियां भी मानव के लिए अनमोल होती हैं। अगर मान लो इनमें से कोई भी अंग जो है अकार्यक्षम हो गया तो मनुष्य जो है वह जीवित नहीं रह सकता। नेत्र अगर अकार्यक्षम हो गया तो अगर मान लो एक नेत्र खराब हो तो एक नेत्र से देखा जा सकता है। अगर नेत्र नहीं है तो भी जो है मानव जीवित रह सकता है, लेकिन अनमोल तो है, फिर उसको कुछ दिखाई ही नहीं देगा ना, इसलिए वो अनमोल जरूर है। मगर ये सब जो अंग हैं ये अगर अकार्यक्षम हुए तो मनुष्य जो है जीवित ही नहीं रह सकता है। और यदि इन अंगों का कार्य बाधित हो गया तो मानव के स्वास्थ्य पर इसका बुरा असर पड़ता है। मस्तिष्क जैसे अंग के पुनर्जनन की क्षमता भी नहीं होती है। अंगों की शल्य क्रिया करने के पश्चात अंग पुनः कार्य करने लगते हैं, फिर भी महत्वपूर्ण अंगों में किसी भी प्रकार की अकार्य क्षमता उत्पन्न होती है तो जीवन दुखद दयनीय हो जाता है। इसके लिए मनुष्य के शरीर के कुछ अंग बहुमूल्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला यहाँ पे, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। अब ये तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 2 का बी आ गया। देखो 2A आया था, नया क्वेश्चन नए पेज से करना था, लेकिन 2B है तो 2A जहाँ कंप्लीट वहाँ लिख सकते हो। कोई भी 3, ये एक्चुअली देखा जाए तो सब कृति के ऊपर निर्धारित सवाल है। 5 क्वेश्चंस रहेंगे इसमें और हमें 3 हल करना है। क्या 6 मार्क्स के, यानी एक एक क्वेश्चन 2-2 मार्क्स का है। तो यहाँ पे देखो तुम्हें 2-2 मार्क्स का कृति यानी 1, 2, 3, 4 बॉक्स है, यानी हाफ मार्क्स का 1 बॉक्स है। समसूत्री कोशिका विभाजन की प्रावस्थाएं क्या क्या होती है? पूर्वावस्था, मध्यावस्था, पश्चावस्था, अंत्यावस्था, ठीक है। हाफ मार्क्स 1-1 बॉक्स पे, इस तरह से 2 मार्क्स मिल जाएगा। 3 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे, 3 लिखना है। नीचे दिए गए प्राणी का संघ पहचानो, इस प्राणी संघ की कोई भी 2 विशेषता लिखो। ये जो प्राणी है किस संघ का है वो पहचाना और उसकी 2 विशेषता लिखनी है। कौन से प्राणी संघ का? ये रंध्रीय प्राणी संघ का, फाइलम पॉरीफेरा। पहला इसका गुणधर्म क्या है? इसके शरीर द्वारा लिए गए पानी में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीव तथा पोषक द्रवों का वे पोषण करते हैं। आस्टिया नामक छिद्र द्वारा पानी शरीर में प्रवेश होता है और ऑस्कुला नामक छिद्र द्वारा पानी से वह बाहर निकालते हैं। देखो उसमें 2 प्रकार का छिद्र है ना, आस्टिया और ऑस्कुला। तो ऑस्ट्रिया से क्या करता है, ये छिद्र द्वारा पानी शरीर में अंदर प्रवेश करता है और ऑस्कुला से क्या होता है, पानी शरीर के बाहर निकाला जाता है। और दूसरा, इसमें प्रजनन की प्रक्रिया जो होती है वो मुकुलन, अलैंगिक पद्धति अथवा लैंगिक पद्धति दोनों से होती है। मतलब जो है मतलब यहाँ पे मुकुलन तुमने देखा ना, लैंगिक और अलैंगिक दोनों में था, तो मुकुलन पद्धति से होती है लेकिन दोनों जैसी। इसी के साथ इसमें बड़े पैमाने पर पुनरुद्भवन क्षमता भी पाई जाती है। तो ये इसके गुणधर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? स्वच्छता प्रौद्योगिकी में निम्नलिखित उपयोगी सूक्ष्म जीव के कार्य लिखो। ये सब सूक्ष्म जीव जो है ना ये स्वच्छता में उपयोगी होते हैं। तो यहाँ पर जो इसके क्या क्या कार्य हैं, पहले जियोबैक्टर है। जियोबैक्टर क्या करता है? यूरेनियम के जो लवण है उसको अघुलनशील लवणों में बदलता है। यूरेनियम के लवण को अघुलनशील लवण में बदलता है। फिर यहाँ पर HCB यानी हाइड्रोकार्बोक्सिलिक जीवाणु, अर्थात इसमें अलग अलग प्रकार के, कभी कभी ऐसे भी नाम आएंगे ना, एल्केनिवोरिक्स, ठीक है, बोरोक्यूमेनिक्स, फिर स्यूडोमोनास। कच्चे तेल की पतली परत नष्ट करना, ये क्या करते हैं? कच्चे तेल की जो पतली परत उसको नष्ट करते हैं। पायरिडिन्स तथा अन्य रसायन को नष्ट करते हैं। और हाइड्रोकार्बन का कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन का रूपांतरण कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में करते हैं। चौथा है थायोबैसिलिस या सल्फोबैसिलिस। तो ये क्या करते हैं? यहाँ पर निक्षालन से पूर्व भारी धातुओं को यौगिक में रूपांतरण करते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर है एक्टिनोमाइसिस। ये क्या करते हैं? कचरे के जो है कचरा जो होता है ना उसके रबर का अपघटन करते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर ये जो है क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। चौथा क्वेश्चन,
संक्षेप में लिखो कि नीचे दिए गए चिन्ह क्या दर्शाते हैं। ये चिन्ह क्या दर्शाते हैं? देखो ये तो विस्फोटक दिख रहा है और ये संचारण करके देखो यहाँ पे विस्फोटक क्या दिया। कुछ वस्तु और पदार्थ विस्फोटक होते हैं। ऐसे वस्तुओं का संभारण अथवा उपयोग करते समय सावधानी रखनी चाहिए। इन वस्तुओं के आसपास किसी भी प्रकार की ज्वलनशील अथवा आग फैलने वाली वस्तु नहीं रखनी चाहिए। क्यों? क्योंकि विस्फोट होने से अधिक नुकसान हो सकता है। किसी भी वस्तु या सामान पर ऐसे चिन्ह अगर छपे हैं तो वस्तु को दूर रखना चाहिए, उसका उपयोग सावधानी पूर्वक करना चाहिए। दूसरा क्या है? संक्षारक। संक्षारक पदार्थ अत्यधिक ज्वलनशील होते हैं, क्रियाशील पदार्थ होते हैं। ये जो है केवल स्पर्श करने से त्वचा, आँख, श्वसन मार्ग, पाचन संस्थान इत्यादि अत्यधिक तीव्र गति से नुकसान पहुंचाते हैं। इन पदार्थ को छूने अथवा सूंघने से हमें अत्यधिक हानि पहुंच सकती है। इसलिए संक्षारक पदार्थ पर छपे हुए चेतावनी चिन्हों को अनदेखा नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 5वां क्या बोला? निम्नलिखित में से प्रत्येक के 2 उदाहरण दो। सामाजिक स्वास्थ्य को धोखा पहुंचाने वाले रोग। सामाजिक स्वास्थ्य को धोखा पहुंचाने वाले रोग कौन कौन से? एड्स, क्षय रोग, टीबी, कुष्ठ रोग। तुम्हें कोई भी 2 नाम लिखना है। फिर अगला क्वेश्चन है तनाव को, देखो उसी में ही मतलब 5th में अ है और ब है, दोनों के 2-2 उदाहरण देना। तो एक तो हमारा क्वेश्चन था सामाजिक स्वास्थ्य को धोखा देने वाले रोग और दूसरा है तनाव को कम करने वाले शौक। तनाव को कम करने वाले कोई भी 2 शौक बताना। एक तो है किताब में जैसे दिया है संगीत सुनना, विभिन्न पक्षियों का निरीक्षण करना, प्राकृतिक दृश्य को देखकर प्रकृति में समय बिताना, अच्छी पुस्तकें पढ़ना। ठीक है, फिर यहाँ पर कोई भी 2 लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला है? निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर लिखो। देखो क्वेश्चन नंबर 3 यानी कि अब नए पेज से शुरुआत। ठीक है, नया प्रश्न है ना, नए पेज से। ए और बी रहा तो उसी में कंटिन्यू। कोई ये 5 लिखना है। हमें यहाँ पर 5 प्रश्न करने हैं। हमको टोटल कितने पूछे जाएंगे? 8 पूछे जाएंगे। 8 में से 5 लिखना है, 5 का उत्तर लिखना है। ये तुम लोग देखोगे तो मेरे इसमें चैनल में डिटेल एनालिसिस साइंस 2 का दिया, उसमें कृति पत्रिका का प्रारूप बताया गया है। तो यहाँ पे 5 क्वेश्चन 15 मार्क्स का, यानी कि एक क्वेश्चन 3-3 मार्क्स का। पहला क्वेश्चन क्या दिया है? जीवाश्म क्या है यह बताकर उत्क्रांति के लिए प्रमाण के रूप में जीवाश्म का प्रमाण माना जाता है, ये उदाहरण के साथ स्पष्ट करो। तो यहाँ पे देखो उत्क्रांति की प्रक्रिया के लिए जीवाश्म विज्ञान संबंधी प्रमाण प्रदान करता है। प्राचीन काल में प्राकृतिक आपदाओं के कारण कुछ सजीव पृथ्वी की मिट्टी में दब गए तो सजीवों के चिन्ह अथवा अवशेष भूमि में दबे हुए संरक्षण है। ज्वालामुखी या गर्म लावा भी ऐसे सजीवों के मृत शरीर को सुखाकर उनके चिन्हों का जाल बिछा देते हैं। तो ऐसी सभी रचनाएं जीवाश्म का निर्माण करती हैं। फिर यहाँ पे क्या, जो अनुसंधान कार्यकर्ता होते हैं वो क्या करते हैं? जीवाश्म का अध्ययन की सहायता से प्राचीन काल के सजीवों के लक्षण को समझने का प्रयास करते हैं। कार्बन आयुध निर्माण पद्धति C14 तुम लोगों ने देखा था ना, उसके द्वारा जीवाश्म की सटीक आयु ज्ञात की जाती है। पृथ्वी के जो भूपट के संरचना के अनुसार जीवाश्म विशिष्ट प्रकार की गहराई पर भी पाए जाते हैं। सबसे पुराना जीवाश्म अत्यधिक गहराई में प्राप्त होता है। इसके सापेक्ष कम पुराना जीवाश्म ऊपरी सतह पर पाया जाता है। अपृष्ठवंशी प्राणियों के जीवाश्म पुराजीव महाकल्प युग में देखे गए। इसके बाद मछली, उभयचर, सरीसृप प्राणी और फिर उसके बाद मध्य जीव महाकल्प युग में दिखाई देते हैं। मध्य जीव महाकल्प युग में सरीसृप वर्ग के प्राणी का आधिपत्य था, जबकि नूतन जीव महाकल्प में स्तनधारी प्राणियों का उपस्थिति दर्शाता है। इस प्रकार जीवाश्म का अध्ययन उत्क्रांति के रहस्य पर से पर्दा उठाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है? कोष्टक में दिए गए शब्द का चयन करके परिच्छेद पूर्ण करो। बोले यहाँ परिच्छेद दिया है, बीच में से फिल इन द ब्लैंक्स है। हमें यहाँ पे शब्द दिए हैं, इसी शब्द में से इसको कंप्लीट करना है। डैश समसूत्री विभाजन के समान होता है। इस प्रावस्था में डैश में तैयार की गई दोनों अगुणित। तो यहाँ पे देखो हमने आंसर लिखा है। यहाँ पे क्या दिया है? ये अर्धसूत्री विभाजन भाग 2, समसूत्री विभाजन, देखो ये हमारा अंडरलाइन था, विभाजन के समान होता है। इस प्रावस्था में अर्धसूत्री विभाजन 1 में तैयार की हुई दोनों अगुणित संतति कोशिकाओं का विभाजन और उसके 4 अगुणित संतति कोशिकाएं बनती हैं। अर्धसूत्र विभाजन द्वारा युग्मक और बीजाणु के निर्माण की प्रक्रिया संपन्न होती है। इस कोशिका विभाजन में द्विगुणित कोशिका से 4 अगुणित कोशिकाएं बनती है। इस कोशिका विभाजन के समय में समसूत्री विभाजन में पारगति क्रम से जनुकों का पुनः संयोग होता है, जिससे बनने वाले 4 नवजात कोशिकाएं
जनुकीय दृष्टि से जनक कोशिका से एक दूसरे से अलग होती हैं। देखो परिच्छेद पूर्ण करना, इसीलिए तुम लोग को बार बार मैं बोलती हूँ लेसन रीड करो, लेसन रीड करो। इसका रीज़न यही है। दी गई आकृति पर आधारित प्रश्नों के उत्तर लिखो। यहाँ पे देखो आकृति दी गई है, आकृति में क्या क्या दिया पहले वो देखते हैं। देखो क्या दिया, ईंधन है, ये हवा, यहाँ पे कंप्रेसर है, ठीक है, ज्वलन कक्ष है, यहाँ पर ये गैस टरबाइन है, ये जो टरबाइन गैस पे चलने वाला टरबाइन है। तो गैस पे चलने वाला टरबाइन याद आ रहा है किसके लिए होता था, और ये बाहर निकलने वाली गैस है, और यहाँ जनित्र चला और फिर विद्युत ऊर्जा का निर्माण हुआ। मतलब ये प्राकृतिक गैस, यहाँ पे जो है प्राकृतिक गैस, गैस पे चलने वाला टरबाइन है ना, यानी प्राकृतिक गैस से विद्युत ऊर्जा का निर्माण करना, ये उसकी रूपरेखा है। तो क्या बोला, ऊर्जा निर्मित केंद्र से कौन सी ऊर्जा निर्मित होती है, क्वेश्चन पूछा है। कौन सी ऊर्जा, देखो विद्युतीय ऊर्जा है ना, विद्युतीय ऊर्जा, तो आंसर आएगा। फिर क्या, ऊर्जा निर्मित केंद्र में किस स्रोत पर आधारित है, कौन सा स्रोत है, प्राकृतिक गैस की रासायनिक ऊर्जा ना। तो यहाँ पे देखो आंसर कैसे आएगा, कौन सी ऊर्जा, विद्युतीय ऊर्जा। प्राकृतिक गैस की रासायनिक ऊर्जा, ये किस पर आ रहा है, प्राकृतिक गैस की रासायनिक ऊर्जा, प्राकृतिक गैस की रासायनिक ऊर्जा, ठीक है। किस स्रोत पर आधारित है, रासायनिक ऊर्जा, कौन सी, प्राकृतिक गैस की। फिर कोयला और प्राकृतिक गैस में से कौन सा ईंधन पर्यावरण स्नेही है, प्राकृतिक गैस है ना, प्राकृतिक गैस। तो पहले लिखोगे प्राकृतिक गैस, यह ईंधन पर्यावरण स्नेही है। फिर पूछा क्यों, कारण भी पूछा ना, क्यों, क्योंकि कम प्रदूषण होता है, प्राकृतिक गैस में सल्फर नहीं होता है, अतः प्राकृतिक गैस ज्वलन से कम प्रदूषण उत्पन्न होता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित का तालिका पूर्ण करो। यहाँ पे कुछ नाम दिए हैं, ऊर्जा का प्रकार और ऊर्जा निर्मित केंद्र लिखना है, ठीक है। यूरेनियम, जलाशय, पवन, यानी कि यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6। जब 3 मार्क्स का प्रश्न रहा तो 6 बॉक्स रहेंगे, 4 मार्क्स का प्रश्न रहा तो 4 बॉक्स रहेंगे। तो अभी यहाँ पे क्या दिया है, इसमें हमें ऊर्जा का प्रकार और केंद्र, ऐसे बोला है ना, ऊर्जा निर्मित केंद्र। तो कोयला में कौन सी ऊर्जा लगी, ऊष्मीय ऊर्जा, ये तो दिया हुआ था, ऊष्मीय विद्युतीय केंद्र, तो प्रश्न में दिया है। फिर यूरेनियम किसका है, परमाणु ऊर्जा, और किसमें, परमाणु ऊर्जा विद्युतीय केंद्र में। फिर जलाशय किस लिए, स्थितिज ऊर्जा, जल विद्युत केंद्र में। पवन किस लिए, गतिज ऊर्जा, पवन विद्युत केंद्र में। तो ये आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, संधिपात प्राणी संघ के प्राणियों से मानव को कौन कौन से लाभ अथवा हानि होते हैं। जो संधिपात प्राणी संघ है ना, क्या होता है, देखो संधिपात प्राणी संघ में क्या, कुछ कीटक होते हैं, ये हमें अनेक लाभ देते हैं। जैसे मधुमक्खी है, लाख का कीड़ा, रेशम का कीड़ा है। तो मधुमक्खी, लाख के कीड़े, रेशम के कीड़े से हम जो है, मधुमक्खी से तुम्हें पता है शहद प्राप्त होती है, मोम प्राप्त होता है, और लाख के कीड़े से लाख प्राप्त होती है। लाख का तुमने कंगन देखा होगा ना, अपने यहाँ बहुत मिलते हैं। और इसके अलावा लाख के कीड़े से रेशम का धागा भी प्राप्त होता है। तो यहाँ पे इसलिए सब उपयोगी है ना, यहाँ पे रेशम के कीड़े से रेशम का धागा प्राप्त होता है। इन सभी पदार्थों का उपयोग करके इनमें कई प्रकार के उद्योग धंधे चलते हैं, क्योंकि देखो अभी उद्योग धंधे चल ही रहे ना, शहद का बिजनेस हो रहा, मोम का हो रहा, लाख का हो रहा, रेशम का, रेशम के धागे के तो कितने बढ़िया बढ़िया रेशम के कपड़े बनते हैं, ठीक है। तितलियाँ परागण करके किसान और बागवानी करने वाले लोगों की भी सहायता करती हैं। तितलियाँ क्या करती हैं, फूलों पर बैठती हैं ना, तो फिर जो है उनका क्या होता है, लेडी बग बीटल नामक कीटाणु नुकसानदायक। अब यहाँ पे ये तो परागण लोगों की सहायता करती, कैसे सहायता करती है, क्योंकि ये जो है फूलों पर बैठती हैं, तो उसके जो ये अंश होते हैं वो चिपक जाते हैं उनमें, तितलियों में। फिर जब वो दूसरे इसमें जाके बैठते हैं तो वहाँ पर वो परागण हो जाता है, पर परागण, जिससे कि वह उनमें प्रजनन की जो है सहायता होती है। ये तो लाभ हो गया। अभी हानि क्या है, लेडी बग बीटल, ये कीटाणु जो होते हैं नुकसानदायक कीटक को नष्ट कर देते हैं। हमें जैविक नियंत्रण पद्धति का उपयोग किया जाता है। अनेक लाभ मानव कीटकों द्वारा प्राप्त होता है। कुछ कीटक नुकसानदायक होते हैं, जैसे मच्छर, ये तो पता है, मच्छर, मक्खी, खटमल, है ना। मच्छर से तो कितनी बीमारियां होती हैं। मक्खी है, मक्खियों से भी अगर वो गंदगी से आकर खाने पर बैठी तो बीमारियां होती हैं। खटमल तो जान ही रहे हो कितना नुकसान पहुंचाते हैं। फिर खटमल के साथ साथ जूं है, जो बाह्य परजीवी कीटक मानव को कष्ट देते हैं। जुएँ देखो अगर सिर में पड़ जाती हैं तो कितना कष्ट देती हैं। मलेरिया, डेंगू जैसे रोग मच्छरों के कारण होता है। कीटक डंक मारते हैं, काटते हैं, एलर्जी होती है। खाद्यान्न और खेती के फसलों को भी हानि पहुंचती है।
तो इस प्रकार संधिपात प्राणी संघ के कीटक द्वारा हानियाँ हमारे स्वास्थ्य, धन संपदा और मन की शांति को भी प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए फिंगरप्रिंट्स का क्या अर्थ है, इसे संक्षेप में स्पष्ट करो और कोई 2 उदाहरण का उल्लेख करो जहाँ इस प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाता है। पहले देखो यहाँ पे डीएनए फिंगरप्रिंट्स है क्या। देखो, जिस प्रकार व्यक्ति के हाथों की उंगलियों के चिन्ह भिन्न भिन्न होते हैं, प्रत्येक व्यक्ति के हाथों की उंगलियों के चिन्ह भी एक ही तथा निश्चित होते हैं, उसी प्रकार प्रत्येक व्यक्ति के डीएनए अणु में स्थित न्यूक्लियोटाइड्स की क्रमिक संरचना भी निश्चित होती है, इसमें कोई बदलाव नहीं होता। डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स की क्रमिक संरचना के आधार पर उस व्यक्ति को सही पहचान की जा सकती है और इस पद्धति से डीएनए फिंगरप्रिंट्स कहा जाता है। इस तकनीक का उपयोग न्यायिक विज्ञान यानी फॉरेंसिक साइंस में किया जाता है। अपराधी को पहचानने के लिए तकनीक का उपयोग किया जाता है। फिर किसी बालक के माता पिता को पहचानने के लिए इस तकनीक का उपयोग किया जाता है। बालक व उसके माता पिता के डीएनए के नमूनों की जांच करके पहचान सकते हैं। डीएनए फिंगरप्रिंट्स तकनीक विशेष अनुसंधान हैदराबाद में स्थित सेंटर फॉर डीएनए प्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक तथा सेलुलर एंड मॉली सेलुलर बायोलॉजी नामक संस्थान से किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, दी गई आकृति का निरीक्षण करो और दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखो। देखो, अभी यहाँ पे ये आकृति जो है क्या दर्शा रही है, ये आकृति क्या संकेत दे रही है, समस्या का कोई कारण बताओ और फिर उपाय। अब यहाँ पे देखो, ये बैठा हुआ है, यहाँ पे ये कोई बच्चा जो है बैठा है, इसका मतलब क्या है, या तो उसको अकेलापन हो गया, मानसिक तनाव हुआ है। तो इसमें से क्या हुआ है कि मतलब उसको जो है यहाँ पर ये जो है आकृति क्या संकेत दे रही है कि उस बालक को मानसिक तनाव हुआ है, मानसिक तनाव, ठीक है, हुआ है या मानसिक तनाव से ग्रसित है। ठीक है, ये आंसर हुआ पहले का। आकृति क्या संकेत दे। फिर क्या पूछा है, इस समस्या का कोई एक कारण बताओ, क्यों ऐसा होता है। एक तो देखो, बढ़ती हुई जनसंख्या के साथ शिक्षा, नौकरी, व्यवसाय के अवसर, बड़े पैमाने पर स्पर्धा बढ़ गई, स्पर्धा है ना, कॉम्पिटिशन, देख रहे हो ना, एजुकेशन में कंपटीशन आ गया, नौकरी में आ गए, धंधे में आ गए। इसके अलावा क्या हुआ, विभक्त परिवार पद्धति, यानी कि पहले लोग देखो जॉइंट फैमिली में रहते थे तो एक दूसरे को सपोर्ट करते थे, आजकल सब अलग अलग रहने लगे। फिर उसके बाद नौकरी व्यवसाय के लिए घर से बाहर रहने वाले माता पिता के कारण बचपन में से ही बच्चों को बचपन से ही अकेलेपन महसूस करते हैं और मानसिक तनाव का सामना करते हैं। फिर इसमें अभी हम लोग उसको कैसे जो है इसका उपाय कर सकते हैं। तनाव प्रबंधन के लिए मतलब हंसना, सुसंवाद, मित्र, दोस्त, सहेलियाँ, हम उम्र के भाई बहन, शिक्षक, सबका बहुत महत्व होता है। नज़दीकी व्यक्ति के पास मन हल्का करना, मन की बातें लिखना, मतलब या तो अपने नज़दीकी व्यक्ति से अपनी बात बोलकर मन हल्का कर लो, या मन की जो बातें नहीं किसी को बता पा रहे तो कहीं लिख लो। फिर हंसना, सबसे मेन तो हंसना है। इस प्रकार के विभिन्न प्रकार के व्यक्त करने से तनाव कम करने में सहायता होती है। नेक्स्ट क्या बोला, नीचे दी गई आपदाओं के प्रभाव तथा उसके निराकरण हेतु की जाने वाली उपाय योजना के बारे में लिखो। मतलब यहाँ पर जो है कुछ दिया हुआ है तुम्हें, आपदा, इसका निराकरण हेतु उपाय योजना के बारे में बताओ। दावानल, महामारी, टिड्डी दल का आक्रमण। टिड्डी दल का आक्रमण आजकल न्यूज़ में सुन रहे थे बीच में हम लोग बहुत, तो हमें केवल यहाँ पे प्रभाव और उपाय लिखना है। तो दावानल का क्या दिया है, सब कुछ जलकर राख हो जाता है। और यहाँ पे उपाय क्या बताओगे कि यदि वन का दावानल आसपास के क्षेत्रों में फैले रहे, अग्निशामक दल को आग बुझाने के लिए बुलाना चाहिए। कोई व्यक्ति जल गया है, घायल हो गया तो उसे चिकित्सा की सहायता प्रदान होनी चाहिए। फिर दूसरा महामारी में ये प्रमाण अधिक संख्या में लोग बीमार पड़ते हैं, अनेक लोगों की मृत्यु भी होती है, दवाइयों की दुकान में भी भीड़ बढ़ जाती है। आजकल तुम लोग देख रहे हो कोरोना जैसे महामारी का जो है सब शिकार तो हुए ही हैं, कितनी जो है अधिक संख्या में लोग बीमार कितने पड़ रहे हैं। सामूहिक टीकाकरण तथा रोग प्रतिबंधात्मक उपाय होना चाहिए। देखो टीका का वैक्सीन भी लग रही है ना लोगों को, एज वाइज चूँकि वैक्सीन बन रही है, तैयार हो रही है। हमारी देश की जनसंख्या अधिक होने के कारण प्लानिंग करके सीनियर सिटीज़न, फ्रंट लाइन को पहले दिया, सीनियर सिटीज़न को दिया, अब 45 अबव लोगों को स्टार्ट किया है। फिर है टिड्डी दल का हमला। फसलों को बड़े पैमाने पर नुकसान होता है, उचित ढंग से रासायनिक कीटनाशकों का छिड़काव करने से उनसे बचा
जा सकता है। टिड्डी दल का हमला भी हम लोग देख रहे थे पंजाब साइड में, बहुत जो है सुनने में आया, न्यूज़ वगैरह में देखे होगे तुम लोग जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला, कोई भी एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे, कोई भी एक लिखना है, 5 मार्क्स। देखो 5 मार्क्स है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 4 नया क्वेश्चन, नए पेज से शुरू करना है। क्वेश्चन क्या दिया है, नीचे दिए गए परिच्छेद को ध्यान से पढ़ो और दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखो। मतलब तुमको पैराग्राफ दिया है, पैराग्राफ में से आंसर लिखना है। प्रजनन की प्रक्रिया द्वारा सजीवों अपने अस्तित्व बनाए रखते निम्न, तो मतलब यहाँ पर तुम्हें जो है पैराग्राफ दिया और उससे संबंधित प्रश्न दिया। तो पहला क्वेश्चन क्या बोला है, सजीव किस प्रकार अपना अस्तित्व बनाए रखते, तो सजीव प्रजनन प्रक्रिया द्वारा अपना अस्तित्व बनाए रखते हैं, पैराग्राफ में दिया है। प्राणी जगत में कौन सी अलैंगिक प्रजनन पद्धतियाँ पाई जाती हैं, तो अलैंगिक प्रजनन पद्धतियाँ कौन सी हैं, मुकुलन, विभिन्न प्रकार के विभाजन, लैंगिक प्रजनन पद्धतियाँ पाई जाती हैं। यहाँ पे जो पैराग्राफ में दिया ना वो लिखना है ना। पुनर्जनन वास्तविक प्रजनन पद्धति क्यों नहीं है, पुनर्जनन प्रजनन प्रक्रिया की अपेक्षा क्षतिग्रस्त अंगों के मरम्मत की प्रक्रिया, यह प्रक्रिया संतान को जन्म देने के लिए नहीं की जाती, बल्कि ये प्रक्रिया क्षतिग्रस्त अंगों को मरम्मत करने के लिए अथवा घाव भरने के लिए। मतलब ये जो पुनर्जनन जो है ये एक प्रकार की प्रजनन पद्धति है, लेकिन इसमें जो है ये मतलब वास्तविक प्रजनन पद्धति नहीं माना गया। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, जैसे हमने देखा ना छिपकली अपनी पूंछ काट लेती है और फिर बाद में उसके पूंछ आ भी जाते हैं, मतलब वो वहाँ पे क्या, वो उस भाग का जो उसने क्या किया जो है मरम्मत कर लिए, है ना। तो इस तरह से ये पुनर्जनन होता है, लेकिन नई संतान का जो है नई संतान नहीं होती है, जन्म नहीं लेती है, इसके लिए इसको वास्तविक प्रजनन पद्धति नहीं कहते हैं। फिर उसके बाद क्या दिया है, वनस्पतियों में किस प्रकार की प्रजनन पद्धतियाँ पाई जाती हैं, तो वनस्पति में दोनों लैंगिक और अलैंगिक दोनों पद्धति पाई जाती है। अलैंगिक में तुमने देखा ना, खंडी भवन है, शाकी प्रजनन है, मुकुलन है, बीजाणुओं का निर्माण है, ये हम लोग पढ़े थे, हमारा जो सेकेंड लेसन सजीवों की मतलब जो लेसन पढ़ रहे थे, प्रक्रिया 1 में और प्रक्रिया 2 में। तो प्रक्रिया 1 में तो समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन के बारे में, प्रक्रिया 2 में प्रजनन प्रक्रिया के बारे में दिया है। फिर दिया उच्च सजीवों में प्रजनन की कौन सी आधुनिक पद्धति का उपयोग किया जाता है, उच्च सजीवों में क्लोनिंग नामक आधुनिक प्रजनन पद्धति का उपयोग किया जाता है। वैसे अभी आजकल इसको बैन कर दिया है क्लोनिंग को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया, मतलब दोनों में से कोई एक क्वेश्चन हल करना ना, ये दूसरा प्रश्न है। नीचे दिए गए संकेत क्या दर्शाते हैं और इसमें अपना मत जो है वो स्पष्ट करो। देखो ये संकेत देख रहे हो क्या दर्शा रहे हैं, तो पहले तो तुम्हें बताना है ये संकेत जो है क्या कर रहे हैं, कम करना यानी रेड्यूस, पुनरुपयोग यानी रीयूज, पुनर्चक्रीकरण यानी रिसाइकल, निर्माण को दर्शाते। 3D 3R रेड्यूस, रीयूज और रिसाइकल। प्राकृतिक संसाधन का दुरुपयोग न करें, इसलिए यह संदेश इस संकेत से प्राप्त होता है। दूसरा संकेत क्या बता रहा है, पानी बचाओ, क्योंकि वहाँ पे देखो नल बंद करते हुए दिखाई दे रहा है ना, यानी कि पानी को बचाना है, पानी नल बंद करते हुए व्यक्ति दिखाई दे रहा है। तीसरा सौर ऊर्जा का उपयोग करो, सोलार पैनल सीखा, यानी कि हमें सौर ऊर्जा का उपयोग करना है। तो लेकिन स्पष्टीकरण भी बोला है, स्पष्टीकरण क्या होगा, दी गई संकेत जो होते हैं वो चिन्ह जो है पर्यावरण स्नेही के सिद्धांत को व्यक्त करते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो 3R का यूज़ हुआ है, रिसाइकल, रीयूज और जो है रेड्यूस, और दूसरे में नल जो है बंद कर रहे यानी पानी बचा रहे हैं, सोलार पैनल यानी किसमें पर्यावरण हितैषी का सिद्धांत को व्यक्त कर रहे हैं। पहला जो हो रहा है वो क्या कर रहा है, प्राकृतिक संसाधन का उपयोग उचित ढंग से किया जाए, ये संदेश प्राप्त कर रहा है। मतलब इसका उपयोग कम करके पुनरुपयोग तथा पुनर्चक्रीकरण करके दुरुपयोग को टाला जा सकता है। दूसरा क्या बोला, गांव शहर में पानी की समस्या विद्यमान है, गांव में पानी की कमी होने के कारण क्या होता है, अकाल जैसी स्थिति निर्मित होती है। गांव में क्या, शहरों में भी कभी कभी अकाल जैसी स्थिति तो नहीं आती, लेकिन पानी की समस्या तो हर जगह हो रही है आजकल। कृषि उत्पादन पर भी इसका बुरा प्रभाव पड़ रहा है। पानी बचाओ ये संपूर्ण देश में प्रसारित करना चाहिए, इसके लिए जो है स्लोगन दिया गया। सौर ऊर्जा एक नूतनीकरणक्षम ऊर्जा का स्रोत है, इसके लिए हमारे देश में पर्याप्त सूर्य प्रकाश उपलब्ध है, तो हम क्या कर सकते हैं, ऊर्जा प्राप्त करने के लिए हम सौर पैनल का यूज़ कर सकते हैं। सौर ऊर्जा का उपयोग करके हम जो है प्रदूषण उत्पन्न करने वाले जीवाश्म ईंधन का उपयोग कम कर सकते हैं। तो इन संकेत के द्वारा हम पर्यावरण हितैषी व्यवहार के बारे में जानकारी प्राप्त होती
है, इसी के अनुसार यह कार्य करता है। क्योंकि सोलार पैनल जो है ना, तुमने देखा होगा आजकल वैसे सोलार पैनल का यूज़ सब जगह किया जा रहा है, लाइट्स वगैरह के लिए, स्टेशन पे भी लोग कर रहे हैं। एयरपोर्ट, एक केरला का जो एयरपोर्ट है वो तो पूरे वर्ल्ड में टॉप पे है, क्योंकि उसका सारा कार्य जो है सोलार पैनल से ही चल रहा है। तो मतलब इस तरह से इसका उपयोग करके हम जो है ऊर्जा की बचत कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारा जो है कृति पत्रिका जो है साइंस 2 का एक पहला क्वेश्चन पेपर कंप्लीट होता है। अच्छे से तैयारी करो, ठीक से क्वेश्चंस देखो क्या पूछा है, कैसे लिखना है, सूचना पढ़ो और अच्छे से पेपर लिखो, अच्छे से मार्क्स लाओ। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।